नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक धर्मांतरण का इंटरनेशनल खेल चल रहा था। कहा जा रहा है इसके तार पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जुड़े हो सकते हैं। आगरा की पुलिस ने जो खुलासा किया है उसने इस पूरे इंटरनेशनल रैकेट को एक्सपोज कर दिया है। इस रैकेट के टारगेट पर ख़ास तौर पर महिलाएं होती थी और इस रैकेट में ज़्यादातर वो लोग शामिल थे जो पहले हिंदू थे और बाद में मुसलमान बन गए। मुसलमान हिंदू से मुसलमान बनाने के लिए उनको अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए जाते थे, उनको फंसाया जाता था। कहीं नौकरी का झांसा, कहीं पैसों का झांसा और कहीं इंटरनेशनल ट्रिप कराने का झांसा। इस तरह से ये पूरा इंटरनेशनल रैकेट तैयार हुआ था जिसका मुखिया उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ था और उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक उसने अपने जाल, अपने तार फैला रखे थे। सिलीगुड़ी से बैठकर उसके जितने गुर्गे थे वो इस नेटवर्क को ऑपरेट करते थे और फंड पहुंचाते थे। और उनको फंडिंग, अभी तक जो सोर्सेज बता रहे हैं, उनको फंडिंग आती थी विदेशों से। ये इंटरनेशनल रैकेट कैसे काम कर रहा था और क्या कोड नेम दिया गया था इस पूरे खेल का, ये भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले ये पूरा खेल समझने के लिए हम आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आ पाए। उत्तर प्रदेश के आगरा में धर्मांतरण रैकेट के इस खेल को मिशन अस्मिता का नाम दिया गया था, जो इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल, भूटान और भारत में भी कश्मीर से लेकर सिलीगुड़ी तक फैला हुआ था। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि इसमें महिलाएं खास तौर पर टारगेट पर होती थी। रैकेट का मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान पहले हिंदू हुआ करता था जिसका नाम महेंद्र पाल था, जिसने खुद हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाया और उसके बाद उसने उकसावे में आकर ये पूरी कार्रवाई शुरू की। मतलब ये पूरा नेटवर्क उसने भारत में खड़ा किया। जैसे मैंने आपको बताया कि नेपाल और भूटान तक इसके तार फैले थे जहां से पैसे आते थे। अब्दुल रहमान और उसके साथियों ने मिशन अस्मिता अभियान के तहत हिंदू लड़कियों को टारगेट किया। उन्हें अलग अलग तरह के प्रलोभन दिए गए, उन्हें अच्छी जीवन शैली का लालच दिया गया। इस नेटवर्क में अब तक कुल 14 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें जुनैद, अब्दुल्ला और बाकी और भी दूसरे इसके सदस्य शामिल हैं। इनका काम ये होता था कि ये पहले हिंदू बनकर जाते थे, हिंदू लड़कियों के पास उनको अपने जाल में फंसाते थे और फिर उनका धर्मांतरण करते थे। रैकेट के कई मेंबर बहुत पढ़े लिखे हैं। मतलब सोचिए कि इनमें से कई ऐसे हैं जो इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुके हैं, अच्छी खासी सैलरी पर जॉब कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी में। 10 से अधिक कंप्यूटर भाषाओं का इनको ज्ञान होता था। ये अलग अलग विदेशों में बोली जाने वाली भाषाएं भी जानते थे, वो भी पढ़ सकते थे, समझ सकते थे और बोल भी सकते थे। जो ये बात करते थे टेलीफोन पर, उसकी जानकारी सामने आई है। आरोपी सोशल मीडिया और इंटरनेट का सहारा लेते थे और लोगों को प्रभावित करते थे, खासतौर पर लड़कियों को। मास्टरमाइंड के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं। जो इस पूरे गैंग का सरगना है उसके सोशल मीडिया पर कई फॉलोअर्स हैं, जिसका नाम अब्दुल रहमान और महेंद्र पाल बताया जा रहा है, जो खुद पहले हिंदू था और बाद में मुसलमान बन गया। लड़कियों को ब्रेन वॉश किया जाता था लड़कियों का, फिर उन्हें प्यार के झांसे में फंसाया जाता था, फिर उनका धर्मांतरण कराया जाता था। कई लड़कियां ऐसी पाई गई जिनको बंधक बना लिया गया था और उनके रेस्क्यू के लिए आगरा की पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। ये ऐसी भी जानकारी सामने आई है। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे हुई पूछताछ में ये सारे खुलासे हुए हैं। धर्मांतरण के बाद जैसे ही धर्म परिवर्तन होता था, पीड़ित लड़कियों का नाम और उनकी पहचान बदल दी जाती थी। उन लड़कियों का जबरन निकाह करवाया जाता था और उनमें से कई ऐसी लड़कियां हैं जिनके बारे में खबर मिल रही कि भारत के बाहर भेज दी गई हैं, वो नेपाल और भूटान के रास्ते ही। इस तरह की भी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आ रही है। इस गिरोह को अमेरिका, कनाडा, दुबई समेत अलग अलग जगहों से विदेशी फंडिंग भी मिलते थे। इस बात की डिटेल्स पुलिस के हाथ लग गई है। आगरा पुलिस के पास ये सारी डिटेल्स पहुंच चुकी है। आरोपियों का एक ग्रुप होता था और ये व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं करते थे। व्हाट्सएप की तरह इनक्रिप्टेड मैसेज का एक और प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं सिग्नल, उसका इस्तेमाल करते थे और उसमें ग्रुप बनाकर ये एक्टिव होते थे। इसमें पाकिस्तान के भी कई कट्टरपंथी शामिल थे। जो लड़कियां जैसे फंसाकर लाई जाती थी तो उनको ये उकसाते थे,
दीनी ज्ञान देते थे और कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लें, उनको ये मतलब बरगलाया जाता था, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। पूरे देश में इनका काम होता था कि ये घूमते थे, बौद्धिक सम्मेलन का आयोजन करते थे, बड़े बड़े सेमिनार का आयोजन किया जाता था और उसमें बुलाया जाता था 18 साल से लेकर 35 साल के युवाओं को। उनको बुलाया जाता था, दिखाया जाता था, अच्छी लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता था, फॉरेन ट्रिप्स कराए जाते थे और इससे उनको बहकावा दिया जाता था जिससे वो अपना धर्म परिवर्तन कर सके। एक और जानकारी सामने आई है, जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उसमें कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं, कई ऐसे वीडियो पुलिस ने बरामद किए हैं जो जबरन धर्म परिवर्तन के सबूत के तौर पर पेश किए जाएंगे कोर्ट में। यह भी कहा जा रहा है कि ये लोग जब कोई सेमिनार या कोई आयोजन करते थे उसके लिए बाकायदा अलग अलग जगहों पर सरकारी अधिकारियों से बहुत अंदर तक साठगांठ होती थी ताकि कोई इनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। अब पुलिस और भी जगहों पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। अब चूंकि ये इंटरनेशनल रैकेट है तो इसमें बड़े पैमाने पर भारत की सरकार की भी मदद ली जाएगी। ये भी एक जानकारी सामने आ रही है कि संगठन ने, ये जो पूरा संगठन बना था, इसने कानूनी, फाइनेंस और सेफ हाउस की व्यवस्था के लिए अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग मॉड्यूल बना रखे थे। ये जानकारी मिल रही है कि जिन लड़कियों को, जैसे कोई लड़की धर्म परिवर्तन करना चाहती थी, घर से भाग जाती थी, उनको रखा जाता था, कई कई महीनों तक रखा जाता था, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाता था। इस तरह के सेफ हाउस बनाए गए थे। उन लड़कियों को कैसे पैसा मिलेगा या लड़कों को कैसे पैसा मिलेगा, इसकी व्यवस्था की जाती थी। एक पूरा इन्होंने एक तरीके से इकोसिस्टम बना रखा था। ये भी जानकारी मिल रही है कि राजस्थान के काजी को रखा गया था। उस काजी का काम यही होता था कि जो लड़कियां आती थी धर्म परिवर्तन करके या जो लड़के आते थे उनका निकाह वो काजी करवाता था। इस रैकेट में आईएसआईएस और आईएसआई के तर्ज पर भी काम किया जाता था। ज़्यादातर वहीं से इसको कॉपी किया गया था, वहीं से सारे सिस्टम कॉपी करके उठाए गए थे। पीएफआई जिसे भारत में बैन कर दिया गया है, एसडीपीआई जिसे बैन कर दिया गया है, ऐसे संगठनों से कनेक्शन के लिंक सामने आ रहे हैं, कनेक्शन सामने आ रहे हैं और उनकी भी जांच हो रही है। इसकी भी जांच हो रही है कि क्या इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया, क्या पीएफआई और एसडीपीआई जिसको बैन कर दिया गया है भारत में, क्या इस संगठन के लोग फिर से किसी दूसरे नाम से एक्टिव हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी जानकारी आ रही है कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। अब इसमें जो गिरफ्तार हुआ है, जो इसका सरगना अब्दुल रहमान, उसने खुलासा किया है, उसके पास से कुछ इस्लामिक साहित्य मिले हैं जिसको उसने छपवाया था और उसका वो प्रचार प्रसार करता था, लोगों के बीच बांटता था, जिसमें इस्लामी साहित्य, मोबाइल फ़ोन, दस्तावेज और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिले हैं पुलिस को, और उनको वो बांटकर लोगों को इन्फ्लुएंस करता था कि आप हिंदू से या क्रिश्चियन से मुसलमान बन जाए। इस तरह से धर्मांतरण का ये सारा खेल चलता था। अब चूंकि इसमें क्या होता था कि बहुत साधारण परिवार के लोगों को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता था, तो उनके फाइनेंशियल कंडीशन का पूरा ध्यान रखा जाता था। खास तौर पर जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको ये भरोसा दिया जाता था कि आप अगर धर्म परिवर्तन करते हैं तो आपको अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, सेफ हाउस बाकायदा इन्होंने बना रखा था, रहने के लिए घर मिलेगा, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, इस तरह का प्रलोभन दिया जाता था। और तब ये पूरा इंटरनेशनल रैकेट काम करता था, जिससे मतलब अभी जो जानकारी आ रही कि हज़ारों ऐसे लोगों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया। उत्तर प्रदेश में भी करवाया, जम्मू कश्मीर से लेकर सिलीगुड़ी तक इनका पूरा एक नेटवर्क बिछा हुआ था, नेटवर्क फैला हुआ था, जिसका काम होता था पिछड़े इलाकों में जाओ, वहाँ के लोगों को उठाओ, वहाँ की लड़कियों को उठाओ। इस तरह से ये टारगेट करते थे। जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया और जिस सरगना को गिरफ्तार किया गया, उसकी निशानदेही पर पश्चिम बंगाल तक छापेमारी की जा रही है, उसकी निशानदेही पर कश्मीर तक छापेमारी की जा रही है। अब इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के काम करने का अपना स्टाइल होता है और उसी स्टाइल में जो योगी बाबा की पुलिस जिस स्टाइल में काम करती है, ठीक योगी आदित्यनाथ की पुलिस उसी स्टाइल में काम कर रही है। सरगना को तो पकड़ा ही गया है, उसकी जितनी संपत्तियां हैं अब उस पर नज़र है और हो सकता है कि बहुत जल्द उन संपत्तियों पर बुलडोज़र भी चल जाए। वैसे इन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो मासूम लड़कियों को बरगलाते थे, लड़कों को बरगलाते थे और जबरन भी धर्म परिवर्तन कराते थे और प्रलोभन देकर भी धर्म परिवर्तन कराते थे। इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताते चलिएगा।